Dr. Rakesh Singh here. Good evening all my dear students. 67th BPSC PT टेस्ट सीरीज का आज हम लोग टेस्ट 16 सेक्शन सी करेंगे. सेक्शन सी यानी कि करंट अफेयर. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड न्यू गवर्नर्स फॉर 8 स्टेट्स. भारत के 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा हुई. सबसे पहले हम लोग चलते हैं कर्नाटक. कर्नाटक के गवर्नर, जो नए गवर्नर हैं, उनका नाम है थावर चंद गहलोत. कर्नाटक के नए गवर्नर का नाम है थावर चंद गहलोत. इज द न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटक स्टेट. नेक्स्ट राज्य हम लोग चलते हैं मिजोरम. मिजोरम में के हरि बाबू मिजोरम के नए राज्यपाल हैं. तीसरा हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम है मंगूभाई छगन भाई पटेल. मंगूभाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं. कृपया नोट्स बनाते रहिए. अब हम लोग मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल, न्यू गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर. हिमाचल प्रदेश न्यू गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर. अब हम लोग गोवा चलते हैं. गोवा के नए राज्यपाल का नाम है पीएस श्रीधरन. द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा इज पीएस श्रीधरन. अब हम लोग चलते हैं छठा स्टेट, जो कि जिसका नाम है त्रिपुरा. और त्रिपुरा में ये हैं आपके नए राज्यपाल. इनका नाम है सत्यदेव नारायण. तो सत्यदेव नारायण इज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा. अब हम लोग सातवां राज्य झारखंड चलते हैं. झारखंड के नए गवर्नर का नाम है रमेश बास. ये हैं आपके झारखंड के नए गवर्नर, झारखंड के नए राज्यपाल, जिनका शुभ नाम है रमेश बास. अब हम लोग 8वां यानी हरियाणा चलते हैं. और हरियाणा के नए राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय. बंडारू दत्तात्रेय इज द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा. इसी लीग में हम लोग चलते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53 सेक्शन सी. 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया. अब इसके अलावा जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसके अलावा उत्तराखंड में भी नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है. उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हु वॉज अपॉइंटेड एज ए न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड by President Ramnath Kovind on 9th September 2021. The correct option is D, Lieutenant General Gurmeet Singh. तो 53 का सही ऑप्शन है D. अब देखिए 8 राज्यों जो हम लोग डिस्कस किए, उसके अलावा तमिलनाडु, पंजाब और उत्तराखंड में भी नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है. मीन्स तमिलनाडु, पंजाब एंड उत्तराखंड ऑल्सो हैज अ न्यू गवर्नर. जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे, जिनका नाम था बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया. ठीक है. और नागालैंड के जो राज्यपाल थे आर.एन. रवि, नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि को तमिलनाडु का न्यू गवर्नर बना दिया गया. और असम के जो राज्यपाल थे प्रोफेसर जगदीश मुखी, इनको नागालैंड का एडिशनल चार्ज दे दिया गया. यानी असम के जो गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं. तो चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं. 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 54 का सही ऑप्शन है ए, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा. हु टोक ओवर
who took over as the new chairman of the National Commission for Minorities on September 10, 2021। तो वो हैं आपके सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं आपके राष्ट्रीय केंद्र सरकार माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष। ही इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। चलिए अब हम लोग जरा इस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में भी थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसकी स्थापना आपके संसद के एक अधिनियम द्वारा हुआ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज is a statutory body because it has been formed because of an act passed by the parliament। तो 1992 में 1992 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 पारित किया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट passed an act known as National Commission for Minorities Act 1992 और इसी के तहत भारत में पहला सांविधिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में स्थापित हुआ। Because of the National Commission for Minorities Act that was passed by the Parliament in the year 1992, in India, the first National Commission for Minorities was set up in the year 1993। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हैं। ही इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। और जो है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सांविधिक निकाय है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, और जो 5 सदस्य, इसमें 5 अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं इस आयोग में, और साथ साथ 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं और इनकी अवधि पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की होती है। देयर टेन्योर इज फॉर 3 years। तो ये है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कि भारत में माइनॉरिटीज कौन कौन है। तो 1993 में केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी की थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट केम आउट विद अ नोटिफिकेशन इन द ईयर 1993 और 1993 के अधिसूचना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यक कौन है। तो पहले हैं मुस्लिम, दूसरे हैं ईसाई, तीसरे हैं सिख, चौथे हैं बौद्ध और 5वें हैं पारसी समुदाय। याद रखिएगा 1993 से लेके 2014 तक भारत में माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक कौन कौन थे। मुस्लिम थे, ईसाई थे, सिख थे, बौद्ध थे तथा पारसी थे। यानी 5 समुदाय को अल्पसंख्यक बोला गया था।
इसके अलावा इन एडिशन टू ऑल दिस 5 कम्युनिटीज 27 जनवरी 2014 को इन द ईयर 2014 ऑन 27 जनवरी द गवर्नमेंट केम आउट विद अनदर नोटिफिकेशन। एक नया अधिसूचना 27 जनवरी 2014 को आई और इसमें जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यकों में जोड़ दिया गया। तो आज फिलहाल करंट वर्तमान में भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। पहला मुस्लिम, सेकंड क्रिश्चियन या ईसाई, थर्ड सिख, फोर्थ बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म, पांचवा पारसी और छठा आपके जैन समुदाय। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, 8 सितंबर 2021 को किसने इंडिया एक्सिम बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सही ऑप्शन है हर्षा बंगारी। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। हु टुक ओवर एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक ऑन 8 सितंबर 2021? द करेक्ट आंसर इज हर्षा बंगारी। तो 55 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन है बी। यह है आपका इंडिया एक्सिम बैंक। पहले इस बैंक को बोला जाता था इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका पूर्व में नाम था भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुई। द बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982 और एक अधिनियम, संसद में एक अधिनियम आया था जिसका नाम है भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981, इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्ट 1981। और इसी अधिनियम के तहत 1982 में 1982 में इस बैंक की स्थापना हुई। इसका हेड ऑफिस यानी इंडिया एक्सिम बैंक का हेड ऑफिस मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके नए प्रबंध निदेशक द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक इज हर्षा बंगारी। ये सारे टेस्ट का हम पीडीएफ नोट्स डिटेल में आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन 56, भारत का पहला डुगोंग है ना, शब्द है डुगोंग। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी सेट अप इन विच स्टेट? क्वेश्चन है डुगोंग। तो पहले डुगोंग क्या है इसको समझिए। डुगोंग समुद्री गाय के रूप में इसको देखा जाता है। यह है आपका डुगोंग। इसको इंग्लिश में हम लोग सी काउ कहते हैं और हिंदी में समुद्री गाय कहते हैं। इसकी लंबाई 2.5 से 4 मीटर होती है। द लेंथ ऑफ दिस एनिमल इज फ्रॉम 2.5 मीटर्स टू 4 मीटर्स। और इसका वेट, इसका वजन, आप देखिए इसका वजन जो है ये 150, माफ कीजिएगा, इसका वेट जो है 1500 केजी तक होता है। इसका वजन 1500 केजी तक होता है। कहा जाता है कि ये हाथियों के दूर के रिश्तेदार हैं। इनकी बाहरी बनावट देखिए, इनकी बाहरी बनावट देखिए तो ये लगेगा कि ये समुद्र के सील हैं या जल सिंह की तरह। और इन हाथियों के तरह ही इनका अस्थि पंजर
बहुत ही बृहद होता है। आप जरा इसके पूंछ को देखिए, ये देखिए, ये वेल की पूंछ की तरह ये काम करता है। जिस तरह से वेल का पूंछ ऊपर नीचे करके उनके आगे की गति देता है, उसी तरह डुगोंग या समुद्री गाय या सी काऊ का भी पूंछ उसी तरह काम करता है, जिससे कि इनकी गति होती है। ये देखिए, यहां सामने इनका दांत होता है। ये जो दांत होता है, बाहरी दांत लंबा होता है और नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, ताकि ये अपना जो है खाद्य पदार्थ भोजन ग्रहण कर सके। इनको हम लोग समुद्री गाय क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय के तरह ही ये शाकाहारी होती है। आप देखिए, समुद्री घास को ये खाते हैं, इसीलिए इनको सी काऊ या जो है समुद्री गाय कहते हैं। ऐसे इनका क्रीचर, इस जीव को हम लोग डुगोंग के नाम से भी जानते हैं। भारत में ये कहां मिलता है? भारत में आपको मन्नार की खाड़ी में मिलेगा, है ना, इन द मन्नार स्ट्रेट, इंग्लिश में बोले तो। पार्क की खाड़ी में, पार्क स्ट्रेट। कच्छ की खाड़ी में, कच्छ स्ट्रेट, सॉरी गल्फ ऑफ कच्छ। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये जीव आपको मिलेंगे। विश्व स्तर पे, ऑन द वर्ल्ड लेवल, ये प्रशांत महासागर में भी आपको ये जीव मिलेगा। आपको मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी तट पे भी ये जीव मिलेगा। और आप देखिए कि इसी डुगोंग के साथ मिलता जुलता एक और जीव है, जिसको हम लोग कहते हैं मिनाटी। और मिनाटी को डुगोंग का समुद्री निकटतम संबंधी के रूप में भी देखा जाता है। तो यह है आपका डुगोंग। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 यही पूछा जा रहा है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो राज्य है तमिलनाडु। 56 का सही ऑप्शन है बी, 56 का बी। India's first dugong conservation reserve will be set up in which state? It will be set up in Tamil Nadu. 56 का सही ऑप्शन है बी। चलिए थोड़ा सा और देख ले। यही है आपका डुगोंग, समुद्री गाय या सी काऊ हम लोग कहते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ये कह रही है कि पाक की खाड़ी में, पाक स्टेट में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बन रही है। और ये इसका क्षेत्रफल कहा जा रहा है कि ये 500 वर्ग किलोमीटर में होगा। द एरिया ऑफ दिस रिजर्व, डुगोंग रिजर्व, विल बी 500 स्क्वायर किलोमीटर। ये लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है, मतलब इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, एंड इट इज अ मैमल। यू कैन से इट इज you can see mammal, a mammal that is found in waters. ICUN इसको रेड लिस्ट में भी इस डुगोंग को रख चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57, देश के किस राज्य में भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में। इन विच स्टेट द कंट्री विल हैव भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी? इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री वी आर गोइंग टू हैव राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी? सो द आंसर इज पुणे इन महाराष्ट्र। 57 का सही ऑप्शन है बी। यही है राजीव गांधी इनोवेशन सिटी सेंटर, जो कि पुणे में स्थित है। और इसको विश्व स्तरीय विज्ञान शहर बनाया जाएगा, वर्ल्ड लेवल का साइंस सिटी बनाया जाएगा। और अब इस विज्ञान शहर को, साइंस सिटी को, इनोवेशन साइंस सिटी को
आप चाइना, सिंगापुर और भी बड़े बड़े देशों के जो है आप तुलनात्मक ये बनेगा। और उम्मीद है कि अगले 5 वर्ष में ये साइंस सिटी तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, 13 अगस्त 2021 को फुकुतोक ओकानोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आंसर है जापान। 58 का सही ऑप्शन है बी, जापान। ऑन August 13, 2021, the Fukutoku Okonaba volcano erupted. In which country is this volcano located? तो this volcano is located in Japan. 58 का सही ऑप्शन है बी। 58 का सही ऑप्शन है बी। ये है मैप, ये है आपका जापान, और यहाँ ये द्वीप है जिसको हम लोग फोकुटोकू ओकानाबा बोलते हैं। फोकुटोकू ओकानाबा, इसी द्वीप में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। और यहाँ पे देखा गया कि जो विस्फोट हुआ था उसमें एक तत्व था जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन। ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन, और ये 16 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पहुंची थी। और ये जो है ऑर्थोगोनल, ये जहाज के लिए और विमान के लिए, फॉर शिप इन वाटर और एयर प्लेन, इट इज अ वेरी डेंजरस एलिमेंट। तो विमान और जहाजों के लिए ये ज्वालामुखी खतरा पैदा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में असम के राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पूर्व में नाम था राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। रिसेंटली द राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क ऑफ असम was renamed as ओरंग नेशनल पार्क। 59 का सही ऑप्शन है सी। 59 का सही ऑप्शन है सी। चलिए डिस्कशन करते हैं। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम लोग टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। तो पूर्व में पहले इसका नाम था राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम हो गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, सिर्फ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसके क्षेत्रफल एरिया 79 वर्ग किलोमीटर या 79 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा। 1985 में 1985 में इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। इन 1985 इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और 1999 में 1999 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। In 1999 it was declared as national park। और कहा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम, मतलब राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलने का जो दबाव था वहां के आदिवासी और चाय बागान में जो करने वाले जनजातीय समुदाय थे उनके तरफ से आई, तो इसका नाम बदल के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पे ये स्थित है। ये जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, 4 जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। एक है रॉयल बंगाल टाइगर, दूसरा है इंडियन राइनो, तीसरा है पगमी हॉग और चौथा है जंगली हाथी। ये नोट्स आपको भेज दिया गया है। इनमें पंक्षियों बर्ड्स का 222 प्रजातियां यहां पाई जाती है। वी हैव मोर देन 222 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन दिस नेशनल पार्क। और ओरंग नेशनल पार्क को असम के मिनी काजीरंगा के रूप में भी जाना जाता है। यह है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, अब इसका नाम सिर्फ हो गया है ओरंग नेशनल पार्क एंड इट इज सिचुएटेड इन असम। क्वेश्चन नंबर 60 अगस्त 2021 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में किस
शहर ने प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरा लगाने की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो है दिल्ली। 60 का सही ऑप्शन है ए, दिल्ली। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Which city has topped the list of installing the most cameras per square mile in the report released by Forbes India in August 2021? So the answer is Delhi. 60 का सही ऑप्शन है दिल्ली। 25 अगस्त 2021 को फोर्ब्स द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें सूची बना कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरा कहां लगा है। तो प्रति वर्ग मील में सबसे ज्यादा कैमरा पूरे विश्व में दिल्ली में लगा है। करीब 150 शहरों का विश्लेषण हुआ और देखा गया कि पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थान पे सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा कहां लगा हुआ है। सबसे ज्यादा दिल्ली में, उसके बाद लंदन में। दिल्ली में प्रति वर्ग मील में कुल 1886.6 कैमरे हैं। 1826.6 कैमरास पर स्क्वायर माइल। और लंदन में यही है 1138। लंदन में 1138 कैमरा प्रति वर्ग मील के हिसाब से आप कह सकते हैं। तो लंदन है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे दिल्ली। चेन्नई भारत का तीसरे नंबर पे है और मुंबई को 18वां स्थान मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। 61 इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को निम्नलिखित में किस प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट। 61 का सही ऑप्शन है ए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये एक संस्था का नाम है, हैज बीन अवॉर्डेड द अफ्रीका फूड प्राइज 2021 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स? ये प्रोजेक्ट है ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट। 61 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं डिस्कशन में। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ICRISAT कहते हैं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और ये कहां पे स्थित है? भारत के हैदराबाद में। हैदराबाद की एक जगह है पाटन चेरुवु। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान या इंग्लिश में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स is situated in, the head office is in Hyderabad and the name of the place is Patan Cheruvu। इसको ध्यान रखना है। दूसरा, नैरोबी, अफ्रीका में एक देश है, नैरोबी में अफ्रीका फोरम फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन एक इवेंट है, एक घटना है। दूसरा ये रखना है याद, नैरोबी में अफ्रीका फोरम फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन एक घटना है। ठीक है। और ये सब जो देख रहे हैं ये अफ्रीका मैप है और जो हरा हरा भाग जो देख रहे हैं ये उप सहारा क्षेत्र कहलाता है। ये कहलाता है उप सहारा क्षेत्र। अब देखते हैं डिस्कशन। 8 सितंबर 2021 को इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ICRISAT, ये संस्था है जो हैदराबाद में स्थित है, इसको अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021, अफ्रीका फूड प्राइज 2021, अफ्रीका खाद्य पुरस्कार। किस समारोह में किया गया? पुरस्कार दिया गया
अफ्रीका फोरम फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो किस पुरस्कार कहां दिया गया? तो केनिया के नैरोबी में अफ्रीका फोरम फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन, ये शिखर सम्मेलन में ये दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये संस्था जो है अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में या अफ्रीका के 13 देशों में खाद्य सुरक्षा में सुधार लाया। पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख $। कितनी वृद्धि लाई? तो चने के क्षेत्र में 68% तक की वृद्धि हुई है। कौन कौन सा चना, कौन कौन सा लेग्यूम्स, कौन कौन सा फलियां? तो लोबिया, अरहर, चना, कॉमन बीन, मूंगफली, सोयाबीन और इसके अलावा करीब कुल मिला के 266 फलियों के उन्नत किस्म के वृद्धि में, की ग्रोथ में यह अवार्ड इक्रिसैट, हैदराबाद स्थित इक्रिसैट को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 62 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठान रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। एकदम सही है। इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी। यह भी सही है। इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया। यह भी सही है। तो सही ऑप्शन है हमारा डी, उपयुक्त सभी। तो 62 का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, है ना। चलिए जरा देख लेते हैं कि किस किस को इस साल पुरस्कार मिला। तो पुरस्कार विजेता के नाम इस प्रकार हैं: मोहम्मद अमजद साहिब पाकिस्तान से, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश से, स्टीवन मुंकी साउथ ईस्ट एशिया से, वॉच डॉगक इंडोनेशिया से और रॉबर्ट बैलोन फिलीपींस से। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया गया है। एक और चीज हम लोग तथ्य जोड़ दीजिएगा कि 2008 तक 6 विभिन्न श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाता था, लेकिन 2008 के बाद ये श्रेणियों को बंद कर दिया गया है और ये पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 सितंबर 2021 में किस राज्य के लाड़पुरा खास गांव को यूएन WTO पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। लाड़पुरा खास गांव मध्य प्रदेश में स्थित है। 63 का सही ऑप्शन है सी। Which states लाड़पुरा खास विलेज has been nominated for the UN WTO award for the best tourism village category in September 2021? The name of the state is मध्य प्रदेश। 63 का सही ऑप्शन है सी। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पुरस्कार, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म जो अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, द बेस्ट टूरिस्ट विलेज, इस श्रेणी में जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिला है और निवाड़ी जिला में ही आपका लाड़पुरा खास गांव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर 64 17 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस संगठन की साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नैस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 के विजेताओं की घोषणा की? तो वो है संयुक्त राष्ट्र महिला, ताकि महिला नवाचार को प्रोत्साहन मिले। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट
in partnership with organization Ministry of Electronics and Information Technology announced the winners of NASSCOM Startup Women Entrepreneur Awards 2021। तो महिलाओं को उद्यमी नवाचार के प्रोत्साहन हेतु जो है ये यूनाइटेड नेशंस वुमेन के साथ ये पार्टनरशिप हुआ। 64 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार की घोषणा की है? तो वो प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय राजीव गांधी। तो 65 का सही ऑप्शन है ए। इंग्लिश में, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड द अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी in the name of which former prime minister? So the name of the prime minister is राजीव गांधी। 65 का ए है ना। ये पुरस्कार उन कंपनियों या संस्थान को प्रदान किया जाएगा जो अपने नए विचार, न्यू व्यूज, इनोवेशन, नवाचार के साथ आईटी क्षेत्र में बहुत अच्छा इनका एक्सीलेंस, पार एक्सीलेंस परफॉर्मेंस हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। क्वेश्चन नंबर 66, ये है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ेगा आपको इंसेंटिव जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हम लोग को देखना है कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो 8 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,683 करोड़ रुपए के परिव्यय एक्सपेंडिचर के साथ एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के 10 खंडों हेतु वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना की मंजूरी प्रदान की गई। ये सही है। इस योजना के तहत आकांक्षी जिले, टियर 3, टियर 4 शहरों या कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, इस योजना से विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा इत्यादि राज्यों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर डी, अनुमान है कि इस योजना में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश होगा। यह गलत है कि अनुमान है नॉट 18,000 बल्कि 19,000। तो 19,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा और 5 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचयी कारोबार होगा। 4 लाख की जगह 3 लाख करोड़ से अधिक का संचयी कारोबार होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये नोट्स बन जाना चाहिए इस पे, क्योंकि एक तथ्य के रूप में आपको दिया गया है जिसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी में 18,000 करोड़ की जगह कर दीजिए 19,000 करोड़, ये सही हो जाएगा। और 5 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए की जगह कर दीजिए 5 वर्षों में 3 लाख करोड़, ये भी आपका फैक्ट सही हो जाएगा। तो 66 का सही ऑप्शन है, जो गलत है वो है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं। 7 सितंबर 2021 को किस राज्य की मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? सही ऑप्शन है बिहार। 67 इंग्लिश में, इन द कैबिनेट मीटिंग ऑफ विच स्टेट concluded on 7 September 2021, approval has been given to Mukhyamantri Gramin Solar Street Light Scheme. So the approval has been given to Bihar. 67 का सही ऑप्शन है ए बिहार। अब देखिए 7 सितंबर 2021 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को मंजूरी दी गई। बिहार में मंत्रिमंडल की बैठक हुई 7 सितंबर 2021 को और पंचायती राज विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। पहला फैक्ट ये याद रखिएगा। बिहार में कुल कितने वार्ड हैं? तो बिहार में कुल 11, 4, 6, 6, 7 वार्ड हैं। याद रखिएगा 11, 6, 6, 7 वार्ड है। इसको
1,14,667 याद रखिएगा, तो याद नहीं होगा। बिहार में कितने वार्ड हैं? 11, 4, 11, 4, 6, 6, 7 याद रखिएगा। और प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट, और ये 10 सोलर लाइट या तो 12 वॉट का होगा या 20 वॉट की लगाई जाएगी, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत। तो हर एक वार्ड में 10 सोलर लाइट, 10 सोलर स्ट्रीट लाइट, और जिसका वॉट होगा 12 या 20। इसके लिए पैसा तो 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायत को जो है करीब 1,312.60 करोड़ की राशि मिली है फ्रॉम द 15th फाइनेंस कमीशन। ग्राम पंचायत फॉर एक्सपेंडिचर इन ग्राम पंचायत अंडर दिस हेडिंग 75% of the money, that is 1,312.60 crore rupees has been transferred। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और तकनीकी सहयोग कौन देगा? ब्रेडा देगी तकनीकी सहयोग, और एक एजेंसी रखा जाएगा जो 5 वर्षों तक इसको मेंटेन करे। तो चलिए, इसके साथ ही आज हमारा ये करंट अफेयर्स पोर्शन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट 17 करेंगे, और ढंग से डिस्कशन पे आपको नोट्स भी भेज दिया गया है, तो अच्छा से फैक्ट्स को और अवधारणा को याद रखिएगा। जो क्वेश्चन लंबा है उसको नोट्स के रूप में अपने नोट्स में आप जरूर रखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।